हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई बीआरएम सीरीज का एक और नया चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 6, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ना 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दी है, लिंक डाल दिया है। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सारे चैप्टर को वॉच कर सकते हो, 5 के 5। आज है चैप्टर नंबर 6 और धीरे धीरे करके हम बीआरएम की सीरीज को कंप्लीट करवा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं ये सीरीज किसके लिए होने वाली है। तो ये सीरीज सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए जिनके पास अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है और आपके पास अगर बीआरएम की बुक है यानी बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, तो इस सीरीज की चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और एक चीज और है, अगर किसी भी बच्चे को बुक नहीं पढ़नी, भाई इतनी मोटी बुक है ना कि मेरा भी दिमाग घूम जाता है, और आप लोग चाहते हो कि छोटे से पेजेस में हम बुक को कवर कर ले, तो कांग्रेचुलेशंस भाई, आप लोगों के लिए नोट्स बना के रेडी कर दिए हैं। नोट्स का प्राइस है मिनिमम 150 रुपीज और जिसको आप बाय कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और साथ ही साथ मैंने वो नंबर आपको यहाँ बोर्ड पर मेंशन करके दे दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जाके मैसेज करना कि सर नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। पीडीएफ में क्या होगा, तो सारे चैप्टर्स पीडीएफ में होंगे। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ तो इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन मैं खुद से करता हूँ, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, यानी कि पीडीएफ में मिल जाएगी। यहाँ पर बस थोड़ा सा बोर्ड में लिखने की वजह से आलस आता है, तो इस वजह से मैं पॉइंट पॉइंट लिखता हूँ, बट वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के 7 पॉइंट मिलेंगे और सारी चीज में आराम से मिल जाएगी। और मुश्किल से ज्यादा नहीं, 45 से 50 पेज के नोट्स हैं पूरी सिलेबस के साथ, वो भी पूरे सारे चैप्टर 12 चैप्टर जो भी हैं सारे नोट्स में होंगे। तो जो लेना चाहता है वो मैसेज कर सकता है, अदरवाइज आप वीडियो से बनाना चाहते हो तो भाई अपने नोटबुक और पेन कॉपी निकाल लो, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना, जो भी मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर नंबर 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है डेटा कलेक्शन। चैप्टर 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है, किसी सोर्स के बारे में कोई भी एक इंफॉर्मेशन को गैदर करना हम डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है, किसी भी गोल के लिए जिसको आपको अचीव करना है, उस गोल के लिए अगर आप कहीं से कुछ डेटा जुटाते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो वो जो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना, वो जो कलेक्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ये पूछा कि हमारे एरिया में कितनी ऐसी किनारे वाली दुकान है, सॉरी किराने वाली दुकान है, यानी कि परचून की दुकान है ना। तो परचून की दुकान जिसपे नॉन, तेल, आटा, नमक, मिर्ची मिलता है, तो ऐसी कितनी दुकान है जो अपने आसपास मोहल्ले में है, वो आपको बतानी है। तो आप जाओगे एक पेन कॉपी लेके और नोट करते हुए जाओगे कि एक है बंसल की दुकान, उससे आगे एक है चमीला की दुकान, उससे आगे एक है पप्पू की दुकान। तो ऐसे करते करते आप नोट कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सोर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करते हो जाकर अब घूम घूम के, तो वो होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन को बेसिकली बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी रख सकते हो, आप इसको क्लास मॉनिटर हो तो आपके क्लास में यानी कि स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकता है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिफरेंट पर्पस के लिए काम आता है डेटा। अब डेटा की हमने इतनी बात कर ही ली है भाई, डेटा का नाम सुन के आप खुश हो गए होंगे कि भाई डेटा ये सब होता है, चलो बहुत आसान है, अभी तक आसान लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डेटा के बेसिकली 2 टाइप्स आपकी बुक्स में मेंशन है। तो मैं 1 मिनट बुक्स ले लूं। हाँ भाई, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा की, यानी कि डेटा जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है टाइप ऑफ डेटा। अभी आपको डेटा का समझ आ गया, डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन बेसिकली है कुछ नहीं ज्यादा बड़ा, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जब आप किसी चीज के बारे में, किसी भी सूत्र के बारे में, किसी भी सोर्स के बारे में कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हो, वो कहलाता है डेटा कलेक्शन। यानी आपने पूरी तरीके से उस डेटा को कलेक्ट करा है किसी काम के पर्पज से। बेफालतू का डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन नहीं कहलाता। अगर आपने किसी पर्पस से डेटा कलेक्ट करा है वो डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ डेटा कलेक्शन का ही। अगर मान लो आप दुकान पे जा रहे हो, आपको बहुत सारे ना अलग अलग तरीके के किंडर जॉय जो है वो कलेक्ट करने की आदत है। क्या, किंडर जॉय। तो आप अगर किंडर जॉय कलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी दुकानों पर किंडर जॉय मिलता है, कौन कौन सी दुकान ऐसी है जिस पर किंडर जॉय अवेलेबल है। तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा,
उस जगह जाओगे, आपके अंदर जो कलेक्ट करोगे। तो ये क्या है, आप पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि पहले उस दुकानों को पता लगा रहे हो जहां पर वो सामान मिलता है, तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आप आपके दोस्त जिनको भी लेना होगा वो आराम से जाके वहां से ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था डेटा कलेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं डेटा कलेक्शन के टाइप्स की, जो मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के दो टाइप होते हैं, पहला आता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। दोनों को ब्रीफ में समझेंगे और यहाँ पे जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो साथ के साथ प्रॉमिस कर भाई प्रॉमिस करो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, ऐसे तो नहीं काम चलेगा भाई। नोट डाउन किए बिना, नोट्स बनाए बिना आप आराम से इजीली अच्छे नंबर नहीं ला सकते। माना ये चैप्टर आसान है, बट जितनी चीजें आसान होती है उतने दिमाग से जल्दी निकलती है। तो साथ के साथ पेन कॉपी लेके जरूर बैठना और नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। जब मैं पढ़ा दूं रोक के पॉज करके नोट डाउन कर लेना। पहला आता है प्राइमरी डेटा। और हाँ, एक छोटी सी और चीज बता दूं कि अगर किसी को ना वॉइस कम आ रही है तो हेडफोन लगा के यूज करना, अगर कहीं बाहर से शोर आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना, और अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार दिख रही है तो आप HD में करके देखना, 1080 में, ठीक है। और लाइटिंग वगैरह खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप बोलोगे सारी चीज हम ही एडजस्ट कर रहे हैं भैया, भाई करना पड़ेगा, क्या करें, है ना, बजट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा करना पड़ता है। सुनो, पहला आता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा एक सोर्स होता है जहां पर फर्स्ट हैंडेड डेटा मिलता है। आपने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड सुनी होगी ना। फर्स्ट हैंड का मतलब यानी कि आप पहले ऑनर हो, जो आप किसी चीज का यूज कर रहे हो वो फर्स्ट हैंडेड है। सेकंड हैंडेड क्या होता है कि पहले किसी ने यूज करी, उसके बाद आपको चलाया हुआ माल चिपका दिया, है ना, यूज करा हुआ माल आपको सौंप दिया जाए, चिपका दिया, वो सेकंड हैंडेड हो जाता है। तो डेटा भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी यानी फर्स्ट हैंडेड, एक सेकेंडरी यानी सेकंड हैंडेड। प्राइमरी डेटा अब आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा कि जब आप खुद से कलेक्ट करते हो यानी आप उसके मालिक हो, वो प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा आप ऐसा समझो, अगर मैंने आपको बोला कि आप अपने स्कूल में जाओ और स्कूल में जाके ये पता करो कि कितनी लड़कियां जो है वो हेयरबैंड लगा के आई है, नहीं लगा के आई। अब आपने अगर मान लो तुक्के से लिख दिया कि वो 20 लड़कियां जो हेयरबैंड लगा के नहीं आई, वो क्या है? सेकेंडरी डेटा, यानी आपने उसके लिए मेहनत नहीं करी जाके। और अगर आप जाके सबको देख रहे हो, सबसे पूछ रहे हो कि कितनी लड़कियां रिबन लगा के आई हैं, हेयर बैंड लगा के आई हैं, नहीं लगाई, आप एक एक से जाके पूछ रहे हो, तो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी कि जिसको आपने खुद से अपना टाइम लगा के, एफर्ट लगा के, मेहनत करके, ठीक है, शिद्दत से, दिल और जान से जाकर ढूंढा है, कलेक्ट करा है, उस डेटा को प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सिंपल सा ये मान लो, प्राइमरी डेटा यानी कि आपकी मेहनत और सेकेंडरी डेटा यानी कि दूसरे की मेहनत, ठीक है। अपनी जो मेहनत करोगे वो सारी प्राइमरी डेटा में आएगी, जो भी आप अपना टाइम लगा रहे हो, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, कॉस्ट लगा रहे हो, आप रिक्शे से जा रहे हो स्कूलों तक पूछने की बच्चों से कि आपको इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो इसकी अगर आप लिस्ट बना रहे हो कि कौन से बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, या आप ये पूछ रहे हो कि किस बच्चे को कौन सी मूवीज देखना पसंद है, कॉमेडी, हॉरर, रोमांटिक, ड्रामा या इमोशनल, सैड, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसके पास जाकर फेस टू फेस बातचीत करके, ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा बोला जाता है। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, क्या है? प्राइमरी डेटा जो होता है वो ऐसा डेटा होता है जो फर्स्ट हैंडेड होता है, जिसको एक रिसर्चर रिसर्च के तौर पर खुद जाके सामने लोगों से पूछ के पता करता है। फिर लिखा है कॉमन मेथड जो होता है प्राइमरी डेटा का, वो 2-4 मेथड होते हैं। कॉमनली प्राइमरी डेटा मिलता कैसे है? देखो, प्राइमरी डेटा आपको मैंने बताया कि आपको फेस टू फेस जाके मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो प्राइमरी डेटा का मेथड तो यही हुआ ना कि आप सर्वे कर रहे हो, एक तरीके से काइंड ऑफ सर्वे हो गया। दूसरा हो गया कि ये एक टाइप का इंटरव्यू हो गया कि आप लोगों से जाके फेस टू फेस बातचीत कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ जी, आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपका स्कूल कितना अच्छा है, आपके स्कूल में कितने प्रिंसिपल हैं, कितने पढ़ाने वाले लोग हैं। तो इस तरीके का जो डेटा है जो आप कलेक्ट कर रहे हो, ये इंटरव्यू जो आप ले रहे हो बच्चों से, ये क्या है? प्राइमरी डेटा का पार्ट है। फिर आता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप लोगों से जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आपको मैंने बोला कि आप ये देखो कि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हो और दिल्ली में आपकी कौन हेल्प कर सकता है, कौन हेल्प नहीं करेगा, बस आपको जाके लोगों से 10-10 रुपए मांगने हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप का। अब आप गए लोगों से 100 रुपए 10-10 रुपए मांगने। अब कुछ लोग हैं जो देख के इग्नोर मार के चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जेन्युइनली वो आपको 10-10 रुपए 20-20 रुपए मदद कर देंगे। तो इससे क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है ये। तो एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है? जब आप खुद से टाइम एफर्ट लगा रहे हो, आप उनके पास तक जा रहे हो। तो यही तो क्या है? सोशल। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। ये है प्राइमरी डेटा। ये किसका पार्ट है? प्राइमरी डेटा का पार्ट है। फिर उसके बाद लिखा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो, यानी कि आप लोगों को डायरेक्टली जाकर ऑब्जर्व कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनके हालात देख रहे हो, वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा। तो ये एग्जांपल दिए थे अभी मैंने, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखा है प्राइमरी डेटा की एडवांटेजेस क्या है। देखो इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स जो है आगे हम बहुत बार पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर ना आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। अब दोनों चीजों के कॉन्सेप्ट में बहुत बार रिपीट दे रखे हैं बुक में। आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि सेम चीजें बार बार दे रखी है, तो आगे स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो चीजें मैंने समझ ली है। ठीक है, अब यहाँ पर एडवांटेजेस बताइए। प्राइमरी डेटा का फायदा क्या होता है। प्राइमरी डेटा देखो हाईली रिलेवेंट होता है। हाईली रिलेवेंट का मतलब होता है कि आप इस पर बहुत ज्यादा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि किसी ने अपने हाथों से इस डेटा को कलेक्ट करा है ना। अपने हाथों से जाके ऑब्जर्वेशन करिए ना, अपने हाथों से जाकर पैरों से जाकर एक्सपेरिमेंट करिए ना, लोगों से पूछा कि भाई आपको ये पसंद है या नहीं पसंद। तो जब आप किसी चीज के लिए खुद से मोटिवेट होकर जा रहे हो, पता करने पूछ रहे, तो वो डेटा गलत थोड़ी होगा। आपने वही डेटा में लिखा है जो एक्चुअल जेन्युइनली लोगों की थॉट्स है, लोगों के विचार है, वही आपने मेंशन करा है। तो वो क्या होता है, एक हाईली रेलेवेंट डेटा हो जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस में लिखा है। और ये डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा ठीक हो, परफेक्ट हो, है ना। तो वो जो कोई ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई हो, जिसकी शेप अच्छी है, जो देखने में अच्छी है, जो बिल्कुल रिलेवेंट है, तो वो डेटा क्या कहलाता है, परफेक्ट डेटा कहलाता है, एक्यूरेट डेटा कहलाता है। अब यहाँ पर हमने बहुत तारीफ कर दी एक्यूरेट डेटा की, यानी कि प्राइमरी डेटा की। अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड टाइप, यानी कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। देखो सेकेंडरी डेटा कह रहा है कि ये डेटा ऐसा डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी के द्वारा पब्लिश करा गया होता है। बस आपने क्या करा होता है, उसको साइट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा जिस पर आपकी मेहनत ना लगकर दूसरे किसी की और मेहनत लगी है और उसकी मेहनत को आपने अपनी मेहनत बना के दिखा दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा को एक तरीके से सेकंड हैंड भी बोल सकते हो। सेकंड हैंडेड क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि एक होता है फर्स्ट हैंडेड, यानी कि ऑनर जिसने उस डेटा को खोज करा। अब उस डेटा को आप लोग यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी कहलाएगा ना। अभी मान लो ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेटा कलेक्शन का, ये डेटा कलेक्शन का चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो, क्या ये किसी ने आपको आपने क्या इसको पहली बार देखा है, यानी कि आप इस चैप्टर को क्या पहली बार देख रहे हो, इससे पहले कभी किसी ने खोज नहीं करी इस चैप्टर की, कहीं आपने डेटा के बारे में पढ़ा नहीं। तो 11th 12th में आपने इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा होगा ना। तो इसका मतलब है कि पहले, बहुत पहले और भी प्रोफेसर और भी साइंटिस्ट जो रहे होंगे, उन्होंने इस बुक का खोज कर दिया था, इस डेटा चैप्टर का खोज कर दिया था। अब आप क्या कर रहे हो, आप उस डेटा नॉलेज को दोबारा बढ़ा रहे हो, आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो, किसी और की मेहनत को आप इंजॉय कर रहे हो। तो वो क्या है, एक सेकेंडरी डेटा हो गया। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी खोज हो चुकी है, ठीक है, किसी और के द्वारा। अब आप इसके फर्स्ट राउंड थोड़ी हो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। आपसे जो पहले सेमेस्टर के बच्चे होंगे, जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन करी है, तो मैंने पहले पढ़ लिया ये डेटा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये फर्स्ट बार थोड़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, कि किसी और की ऑब्जर्वेशन को आप यूज कर रहे हो, वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, अगर और यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी डेटा जो होता है ये एक तरीके का इररिलेवेंट डेटा होता है। यहाँ पर लिखा है एग्जांपल के तौर पे, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मान लो आपके स्कूल में पूछा गया कि कितने बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है, उसकी एक लिस्ट बना के लाओ, तो आपने सीधा चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी पे आपने बोला कि मेरे को 50 बच्चों की लिस्ट बना के दीजिए नाम के साथ, और प्रॉम्प्ट आपने डाल दिया अच्छे से कि 50 बच्चों की मेरे को लिस्ट बना के दीजिए नाम के साथ बच्चों के, कि किस बच्चे को इंग्लिश पसंद है और किस बच्चे को मैथ्स पसंद है। अब चैट जीपीटी ने क्या करा, 50 बच्चों की लिस्ट बना के दे दी, ऐसे लाइन धड़ाधड़ लाइन से लिख दिए सारे 50 बच्चों के नाम, उसके बगल में लिख दिए राघव को इंग्लिश पसंद है, मोहित को मैथ पसंद है, श्रुति को इंग्लिश पसंद है और काव्य को मैथ पसंद है। इस तरीके से उसने लिस्ट बना के दे दी। अब वो लिस्ट आपने अपने सीनियर को, जिसने आपसे डेटा बोला था, मांगा था, आपने उसको ले जाके चिपका दिया कि लीजिए आपका डेटा तैयार है। तो आपने इस डेटा के लिए कोई मेहनत करी? अब बोलोगे हाँ हमने मेहनत करी, हमने इंटरनेट का यूज करा, फोन का यूज करा हमने। भाई इसको मेहनत नहीं बोलते, ये क्या है, सेकेंडरी डेटा है। आपने किसी सोर्स से लिया, आपने चैट जीपीटी से लिया, वर्क किसने करा उस पर, चैट जीपीटी ने। फर्स्ट डेटा प्राइमरी सोर्स क्या है, चैट जीपीटी, जिसने अपने खुद से डेटा कलेक्ट करा है। आपने थोड़ी खुद से करा है, आपने तो दूसरों की हेल्प ली है ना, किसी भी की हेल्प ली है मतलब। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा, यानी कि जहां पर आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं देते, जहां आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते, ऐसे डेटा जो कलेक्ट करते हो उसको सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर लिखा है बुक शॉप्स हो गया, ऑनलाइन डेटा हो गया। आजकल ऑनलाइन डेटा बहुत पड़े हैं। आपको कहीं किसी एरिया का सर्वे करना है, किस एरिया में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने आदमी हैं, कितने पुरुष जॉब करते हैं, कितने पुरुष बेरोजगार हैं, तो उस डेटा को आपने मान लो किसी गूगल से उठा लिया,
किसी साइट से उठा लिया कि इतने लोग यहाँ पर बेरोजगार है, 50 100 200 लोगों का डेटा उठा लिया और वो डेटा जाके आपने अपने दे दिया ऑफिसरों को, ठीक है, तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा क्योंकि आपने जाकर ऑब्जर्वेशन नहीं करी। और इस तरीके के जो डेटा होते हैं ये सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो देखो एडवांटेजेस तो यही है कि ये जो डेटा होता है वो कलेक्ट करने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये डेटा आपको चुटकियों में मिल जाता है बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस ज्यादा नहीं है बट इसकी लिमिटेशंस ज्यादा है क्योंकि ये डेटा अनएक्यूरेट होता है, इस डेटा में प्रॉब्लम होती है, इस डेटा को आप ज्यादा फर्दर लॉन्ग टाइम के लिए कंसिडर नहीं कर सकते और ऐसे डेटा होते हैं जो थर्ड पार्टी के द्वारा होते हैं जिसमें कुछ फॉल्ट होते हैं। तो ऐसे डेटा क्योंकि किसी दूसरे की ऑब्जर्वेशन पे या किसी दूसरे के द्वारा इकट्ठे करे गए एक्सपेरिमेंट पर आप कैसे रिलाई कर सकते हो, आप तो उसी चीज पे विश्वास करोगे ना जो आपके द्वारा करी गई है ना। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको दोनों बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बहुत अच्छे तरीके से बताया है ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए एक एक बात। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो खुद से ढूंढा, सेकेंडरी डेटा जो खुद से नहीं ढूंढा, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कौन कौन से मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन करने के। देखो डेटा को कलेक्ट करने के तरीके बता रहा हूँ कि इन डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे। प्राइमरी में आपको पता ही चल गया, बाकी तो मैंने बता दिया, इंटरव्यू ले लो, जा जाके पूछ लो, घर घर जाओ, तो ये सारे तरीके होते हैं। और सेकेंडरी में किसी साइट से ले लिया, किसी आर्टिकल से ले लिया, बुक से ले लिया, मैगजीन से कॉपी कर लिया, तो ये डेटा होते हैं। बट यहाँ पर लिखा है तो आपको समझाना तो पड़ेगा ना, ठीक है, वरना बोलोगे कि भैया ने समझाया नहीं। सुनो, पहला आता है सर्वे। पहला टॉपिक क्या है, सर्वे, यानी कि आप घर घर जाकर सर्वे करो, ठीक है। आप घर घर जाकर सर्वे करते हो, जैसे स्कूल वाले होते हैं, जैसे ही अप्रैल का महीना आता है ना, अप्रैल अभी चला गया, जैसे अप्रैल आया तो हमारे आस पड़ोस 2-4 मैडमें एक रजिस्टर लेके घूमना चालू कर देती हैं। वो क्यों, वो प्राइवेट स्कूल्स वाले होते हैं जो भेजते हैं अपने टीचर्स को कि घर घर जाओ, लोगों से पूछो, इंटरेक्ट करो, उनको बोलो कि आपके पास अगर बच्चे हैं तो आप उसको स्कूल में डालना चाहते हो तो आप भेज दीजिए। तो ये क्या होता है, एक तरीके का सर्वे कर रहे हैं वो लोग, वो पता भी लगा रहे हैं एक तरीके से कि कितने आस पड़ोस के बच्चे हैं जो ऐसे हैं, पढ़ना चाहते हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मनी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये जो सर्वे होता है इसको बोलते हैं सर्वे करना, यानी कि एक टाइप है डेटा कलेक्शन का। आप किसी के डेटा कलेक्शन करने के लिए सर्वे का यूज कर सकते हो। सर्वे के फायदे क्या होते हैं, सर्वे जो होता है वो क्लोज एंडेड भी होता है, ओपन एंडेड भी होता है। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जहां पर सामने वाले की चॉइस होती है, आप लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजें पूछ सकते हो, सॉरी एक मिनट भैया आरती हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड चीजें नहीं पूछ सकते। हाँ भाई, तो आरती हो गई है खत्म, ठीक है, पूजा करती है भाई मम्मी, क्या करें, करनी जरूरी है ना। अच्छा, अगला पॉइंट आता है सर्वे के बाद सेकंड पॉइंट आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप पर्सनली जाके लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, जैसे आपने सेम काइंड ऑफ न्यूज रिपोर्टर, आपने उनको देखा है जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं जो ऑन द स्पॉट जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हाँ जी आपको कैसा लग रहा है, आपके सामने से चोर भागा है अभी, वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेजी में भागा, हम तो हैरान थे कि इसको ओलंपिक में भागना चाहिए। इसी तरीके से जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं जो काम करते हैं वो इंटरव्यू लेने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो इंटरव्यू लेकर वही टेलीकास्ट करके आप लोगों को टीवी पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो जो टाइप का डेटा होता है उसको बोलते हैं इंटरव्यू करना, यानी कि एक सर्वे का एक टाइप का मेथड कलेक्शन का, डेटा कलेक्शन का टाइप होता है इंटरव्यू। आप लोगों से इंटरव्यू कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है इंटरव्यू जो होते हैं उसकी क्वेश्चन ना फिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी क्राइम स्पॉट है तो आप क्राइम स्पॉट से रिलेटेड पूछोगे कुछ। मान लो कोई एक जीनियस बच्चा आपको कहीं किसी मोहल्ले में नजर आ गया तो आपको उसके नॉलेज से रिलेटेड कुछ पूछोगे, तो इसकी लिमिटेड फिक्स कुछ टाइप होते हैं जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर एक तरीके की ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है। काफी बार इंटरव्यू में क्या होता है, जो आप एक का इंटरव्यू ले रहे हो तो 2-4 लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो आप उनसे भी उनका इंटरव्यू ले सकते हो, पूछ सकते हो, उनकी राय, उनके ओपिनियंस वगैरह समझ सकते हो। तो आपको क्या होगा, इससे और ज्यादा डेटा मिलेगा, और ज्यादा डेटा मिलेगा, और ज्यादा मटेरियल मिलेगा आपको, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने न्यूज रिपोर्टर में या अपने जहां भी आपको सोर्स में डेटा यूज करना है वहां पे आप यूज कर सकते हो। और इसका तीसरा टाइप होता है फोकस ग्रुप।
तीसरा टाइप क्या होता है, फोकस ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लोगों का छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है जहां पर लोगों को बोल दिया जाता है कि आप सारे मिलकर काम करो। अब वो काम कर रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन कैसा है, कोई किसी की किसी से बन रही होगी, किसी की किसी से झड़प हो रही होगी, यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी से, कोई किसी को बोल रहा है कि भाई तू इस काम को करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं करूंगा काम, ठीक है, और किसी का कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग अच्छा बन गया होगा किसी के साथ। तो इस तरीके से हम एक डेटा निकाल सकते हैं यहाँ से भी कि उन लोगों की सोच क्या है, परसेप्शन क्या है, थॉट क्या है। यहाँ से अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप किसी को ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो सामने एक डॉगी बैठा है, अब वो डॉगी पूरे दिन क्या कर रहा है, वो सो रहा है पूरे दिन। अब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितने बजे उठेगा, कितने बजे जाके सुसु जाएगा, कितने बजे पॉटी जाएगा, कितने बजे खाना खाएगा, कितने बजे आके वापस सो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉगी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और हूं ना मैं कितना वेला, और मेरे से वेले आप जो इस चीज की ऐसी बकवास सुन रहे हो मेरे से, ठीक है, बट क्या करें, एग्जाम है, सुनना पड़ता है। सुनो, अब यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी को वॉच करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो दो बच्चे हैं जो कि नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और पूरे दिन बैठ के वेब सीरीज देख रहे हैं, तो मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा कि नेटफ्लिक्स वो कितने टाइम तक यूज करते हैं, क्या उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं लिया, वो नेटफ्लिक्स ही ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, हॉटस्टार हो गया और मिनी प्लेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्व करना भी एक डेटा कलेक्शन का पार्ट होता है, जहां पर आप डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप सोशल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप जाके एक बूढ़ा बन के एक्टिंग करो, बूढ़े बनने की, सोशल लोगों पे, रोडों पे जाके। अब रोडों पे जाके लोगों से बोलो कि भाई मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं कमा नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, देखो मेरे हाथ भी नहीं है, देखो मेरे पैर भी नहीं है, देखो मेरी जुबान भी नहीं है, बस बोल ले रहा हूँ किसी तरह। अब आप लोग मेरे को एक 10 रुपए का नोट दे दो तो मैं कुछ खा पी लूं। अब लोगों की उस पर क्या रिएक्शन होंगे कि लोग आपको इग्नोर मार के साइड में से निकल जाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो बहुत होता है ऐसा, इग्नोर मार के चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने एक रील्स देखी थी जिसमें मैंने देखा था कुछ बच्चे जो है वो भगवत गीता बेचने की ट्राई कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं। अब लोग क्या है कि हर कोई भगवत गीता घर में सबकी एक एक दो दो रखी रहती है। मेरे खुद के घर में 6 भगवत गीता पड़ी है। अब फिर भी वो चाहते हैं कि हम उनसे भगवत गीता खरीदें, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। मैं बुक में नहीं बोल रहा कि खास नहीं है, बुक तो अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास पड़ी है और जो वो बुक बेच रहे हैं, दोनों में सेम चौपाई, सेम लाइंस सब लिखी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए लोग उसको नहीं कंसीडर करते बार बार। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर रहे हैं कि वो जगह जगह भगवत गीता बेचने की कोशिश करते हैं, और लोग उसको कोई इग्नोर करके चला जाता है, कोई ले लेता है तो कोई नहीं लेता। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप लोगों के पास जाके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपको एक डेटा मिलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, और कितने % लोग ऐसे हैं जो इग्नोर मार के इंडिया में चले जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इग्नोर वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमने एक और अपना टाइप कलेक्ट खत्म कर दिया, मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिया एक्सपेरिमेंट तक। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अरे यार शिट, देखो सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, तो ये क्या है, ये सोर्स ही तो है। कहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हो, सर्वे करके, इंटरव्यू करके, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट है। मैंने इसको आपको 10 मिनट लगा के अच्छे से समझाया है। फिर वही चीज आ गई, मैंने बोला था शुरू में कि ये चीज रिपीट एंड रिपीट चैप्टर में दी जा रही है। चैप्टर में हवा भरकर उसको फुला कर प्रेशर लगा के बड़ा कर दिया भाई। चैप्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, बट इसके जो सोर्स है ना वो मैं बता चुका हूँ, गिने चुने 4-5 सोर्स होते हैं बस। हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। पहला होता है ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा वो होता है जहां पर आप खुद से जाकर चीजों को कलेक्ट करते हो, और जब आप खुद से कोई चीज कर रहे हो तो आप बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के ढाबे पर जाकर खाना खाते हो तो आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि वो आपने खुद से नहीं बनाया, वो एक सेकेंडरी डेटा किसी सेकंड पर्सन के हाथ से बना हुआ लग रहा है, ठीक है। हो सकता है उसने ग्लव्स पहन रखे हो तो भी मजा नहीं आता। काफी बार गोलगप्पे वाले के केस में मैंने देखा, जब तक इतना हाथ ना जाए ना अंदर भाई मजा नहीं आता यार, पता नहीं क्यों, है ना। अब बच्चे बोल रहे हैं यू छी, भैया क्या बता रहे हो भाई, सुनो ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहां से खाना खाते हो तो भाई काफी बार पसंद नहीं आती चीजें, और अब वही चीज आप घर में बनाते हो तो भाई बड़ा मजा आता है। मगर घर में क्या होता है कि बनाने में बहुत ज्यादा आलस आता है। कौन लेके आए इधर 2 बर्गर के लिए बंद लाओ, गैस जलाओ और प्याज काटो, टमाटर काटो, यार 20 रुपए दो और बाहर से खरीद के खत्म करो ना खा के। तो ओरिजिनलिटी ही होती है, प्योर तो प्योर ही होता है, घर का तो घर का ही होता है, मगर बाहर का जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता, जिसको बोला गया ओरिजिनलिटी। इसी तरीके से जो डेटा होता है, जब आप घर का बनाते हो यानी कि अपने हाथों से बनाते हो, इकट्ठा करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो कहलाता है ओरिजिनल डेटा। कहने का मतलब ये है, बस आपको उदाहरण
मैं डिश वाला रेस्टोरेंट वाला दे रहा था, उसको इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि आराम से। दूसरा होता है अनओरिजिनलिटी, जो कि सेकेंडरी डेटा होता है, जिसको आप बिल्कुल कलेक्ट नहीं कर सकते, किसी बाहर से लाए हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो गोलगप्पे वाला जो यहाँ तक हाथ डालता है, ठीक है, हाथ में नहीं धोता हुआ, मेरे को आई डोंट नो भाई, पता नहीं मेरे को, ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सुनो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, यू मत करो, कमेंट में लिख दोगे छी ऑकवर्ड है बहुत ज्यादा, और वही बच्चे खाते होंगे शायद। सुनो दूसरा है प्राइमरी डेटा का सोर्स रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है भाई, देखो रेलेवेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल अच्छी हो, जिसको पे आप रिलेट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, जिस डेटा के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर। एक होता है ना, एक अच्छा होता है बेस्ट फ्रेंड, और एक होता है कैसे घटिया फ्रेंड, ठीक है। अब मेरे से अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट फ्रेंड या फिर स्ट्रेंजर, किस पे विश्वास करोगे, तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं बेस्ट फ्रेंड पे ज्यादा विश्वास करूंगा। कुछ लोगों के बेस्ट फ्रेंड ही दुश्मन होते हैं, अब वो क्या करें, तो भाई आंख बंद करके स्ट्रेंजर पे विश्वास कर लेंगे। तो इसी तरीके से रेलेवेंस होता है। रेलेवेंस क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो बेस्ट फ्रेंड है और एक ऐसा डेटा जो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, स्ट्रेंजर है। अब आप किस पे रिलाई करोगे, किस पे विश्वास करोगे, एक बेस्ट फ्रेंड है जो आपका दोस्त है उस पे करोगे, या फिर आप अपने स्ट्रेंजर वाले दोस्त पे विश्वास करना चाहोगे। कुछ लोगों का ऑप्शन रहेगा कि स्ट्रेंजर, अगर उनको पता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड गंदा है, यानी कि धोखा दे चुका है, तो वो बहुत कम केसेस में होता है, बट मोस्टली केसेस में लोग बेस्ट फ्रेंड ही चूज करते हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट होता है। एक टाइम पर तो अगर मैं पूछ लूं किसी का बॉयफ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई बेस्ट फ्रेंड की तरफ ही जाएगा। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, किसी बिना इंटेंशन वगैरह की हेल्प करने में आगे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रेलेवेंस जो होता है एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है डेटा कलेक्शन में भी। यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, रिलाई कर सकते हो, कभी भी आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई 2000 रुपए पेटीएम करिए, तो बेस्ट फ्रेंड पेटीएम भी कर सकता है, ठीक है। मेरे बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे नहीं है, वो बात अलग है। देखो रिलेवेंस मतलब होता है जिसपे आप विश्वास कर सको, रिलाई कर सको, समझ आया। अगला पॉइंट आता है, उसके बाद नीचे तीसरा आता है कंट्रोल। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। एक ऐसा डेटा जिसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सको, तोड़ मरोड़ कर अपनी तरीके से एडजस्ट कर सको। काफी बार डेटा में कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ कमियां होती है, जिसको आपको एडिट करना होता है, ठीक करना होता है। अब आपके पास जो आपकी बनाई हाथ की चीज है, आप उसमें तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना, उसको तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना कि आपको कैसे बनाना है। मान लो आप कोई सब्जी बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, आपने बनाई है ना, तो आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आध नंबर करके खा लोगे, किसी तरीके से काम चला लोगे। बट वही सब्जी किसी दूसरे के हाथ से बन जाए, जिसके लिए आपने पैसे पे करे हो बाहर ढाबे वगैरह पे, आप तो उसकी जान खा जाओगे। आप बोलोगे यार तो पैसे ले रहा है, खाना तो स्वादिष्ट बना, घर में थोड़ा मोड़ा कम चलेगा, वो चल जाएगा, बाहर इनको पूरा स्वाद चाहिए। तो वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। और मैं नहीं कह रहा कि बाहर स्वाद मत लो, भाई लो, भाई पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हैं ना वो लोग, तो आप लो। तो कंट्रोल का मतलब बस ये होता है कि आपके द्वारा इकट्ठी करी गई डेटा, यानी कि आपके द्वारा कलेक्ट करी गई डेटा में आप अपने आप से कुछ चेंजेस भी करने पड़े, कंट्रोल आपका होता है सारा उसके ऊपर, आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये चीज है। अगला पॉइंट आ जाता है सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। अरे यार शिट, देखो यही पॉइंट मैं कह रहा था। देखो सोर्स में क्या लिखा है, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आ जाओ, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। देखा, अब बोलो ये पॉइंट मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बोलो हाँ हाँ बोलो, अरे बोलो ना। सुनो, तो ये पॉइंट मैंने आपको करा दिया है, तो इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, आपके 10 मिनट मैंने बचा लिए, अच्छा है ना। अब आपको 5 मैगी बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा। देखो सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा मैंने सारा बता दिया। मेथड्स डेटा के यही होते हैं, इसको बस घुमा के वापस यहाँ पे लिख दिया। चलते हैं हम नीचे पॉइंट पे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा की, फिर हम उसके सोर्स पढ़ेंगे। अगर सोर्स सेम रहे तो हम सोर्स को आगे फिर फॉरवर्ड कर देंगे, छोड़ेंगे। सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप 10 मिनट पीछे जाओ और उसको जाके वॉच आउट कर लो, ठीक है। क्योंकि सेम चीजें बताऊंगा ना तो आपको वासी आने लग जाएगी, ठीक है, नींद आएगी, अभी से आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी ये डेटा ऐसे डेटा होते हैं जो कहीं भी फिट बैठ जाते हैं, यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी कॉस्ट्यूम हर किसी के पास होती है ना घरों में, एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसी कॉस्ट्यूम, एक ऐसी ड्रेस, आउटफिट है आपके पास होता ही होता है कि कहीं भी जाओ ना तो उसको पहन जाओ यार, कहीं भी पहन सकते हो। एक ऐसा कॉस्ट्यूम तो सबके पास होता है, जैसे मेरे पास मेरी ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट है, अगर मेरे को कोई कपड़ा नहीं मिलता तो मैं उसको कहीं भी डाल सकता हूँ, वो तो हर जगह एक्यूरेट ही लगता है, उसमें तो मैं पूछो मत यार, बिल्कुल बीटीएस लगता हूँ, ठीक है, वी लगता हूँ। यार कह रहे हो बीटीएस आपको पसंद है, भाई पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद आता है, अब बोलो हमको तो नहीं पसंद। सुनो बीटीएस का एग्जाम्पल छोड़ो भाई, बिल्कुल
मैं मेरी तरह लगता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा कपड़ा जो एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि एक ऐसा डेटा जो कहीं भी एक्सेस कर सके हो। जैसे कि मान लो आपको कोई डेटा चाहिए, जो मैंने बोला कि स्कूल के बच्चों का डेटा लाओ, तो आप उस डेटा को उठा के चिप दोगे, लो भाई हो गया स्कूल का डेटा। मैंने बोला कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा लगाओ, आप उसमें थोड़ी थोड़ी ना चेंजेस करके, माइनर माइनर सी नाम वगैरह चेंज करके, कॉलेज के रोल नंबर वगैरह डाल के आप उस डेटा को फिर दोबारा चिपका दोगे कि लीजिए ये कॉलेज का डेटा हो गया। अब मैंने बोला कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं, जो कंपनी में काम कर रहे लोग हैं, उनका डेटा लेके आओ। फिर आपने सेम डेटा के एम्प्लॉयज का नाम चेंज करके ऊपर एम्प्लॉयज डाल दिया, हेडिंग ऊपर हेडिंग चेंज कर दी, फिर चिपका दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक चीज को आप बार 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 रिपीट करके, जितनी बार भी उसको मॉडिफिकेशन करके उसमें आप बार बार चिपका रहे हो, वो डेटा कैसा कहलाएगा? एक्सेसिबिलिटी। यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी है, सेकेंडरी डेटा की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तभी तो वो साइट पे पड़े रहते हैं, लोग उसको मुफ्त में उठा के चेप कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं कहीं भी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। सेकंड पॉइंट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखो कॉस्ट क्यों ना कमाए, जब आप अपनी मेहनत नहीं लगा रहे, आप एफर्ट नहीं लगा रहे, आप कहीं जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप तो सीधा थर्ड पार्टी से ले रहे हो, आप सीधा साइट से उठा रहे हो डेटा, या किसी मैगजीन से हो गया, आर्टिकल से हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर से हो गया, बुक से हो गया, और जर्नलिज्म से हो गया, रिपोर्ट से हो गया, किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आ गई, उसमें से आपने डेटा उठा लिया, उस डेटा को आप कहीं भी यूज कर रहे हो, तो वो क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जहां पर आपकी कॉस्ट कम से कम आती है। जब आप कहीं जाकर किराया भाड़ा रिक्शे का लगाकर डेटा नहीं खर्च कर रहे, नहीं जाके कलेक्ट कर रहे, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट तो कम आएगी आई। आप किसी भी थर्ड पार्टी के डेटा को उठा के लगा रहे हो, जैसे कि सेकेंडरी डेटा में बोला जाता है, और आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस वही कहलाती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सिंपल सा मतलब है जहां पर आप अपने डेटा को सेकंड पार्टी वगैरह से कलेक्ट कर लेते हो, जहां पर आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। प्राइमरी डेटा में क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, आपको टाइम लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, और कॉस्ट लगानी पड़ती है वहां पे, ठीक है। फिर आ जाता है उसके बाद, हाँ, बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट। बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो सेकेंडरी डेटा होता है उसका कॉन्टेक्स्ट ना बहुत ज्यादा बॉर्डर होता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्टडीज होती है। आप अगर गूगल पे जाओ ना, आप सर्च करो कि स्कूल का डेटा दिखाओ 50 बच्चों का, तो बहुत सारे केवीएस स्कूल आ गया, महाराजा स्कूल आ गया, और फलाना स्कूल आ गया, ढिंका स्कूल आ गया, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी स्कूल का डेटा लेना चाहते हो जो लगता है आपको एक्यूरेट सा, और सबके डेटा में ना अलग अलग चीजें आपको पाएंगी। पता है क्या, कि आपको ना हर डेटा में थोड़ी सी एक डिजाइनिंग जो होता है, डिजाइन होता है, जिस तरीके से डेटा बनाया जाता है, टेबल जो शो करी जाती है, वो सबका अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हर स्कूल का जो डेटा होता है वो थोड़ा सा अलग अलग कॉम्प्लेक्स करेगा। हाँ, मेन चीजें जो रहेंगी वो सेम रहेगी सबकी, जैसे नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की क्लास, उसके परसेंटेज मार्क्स, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, ऐसी चीजें जो रहेंगी वो सेम रहेगी। बट उसका थोड़ा सा डिजाइन, जो लेआउट होगा ना, जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगता है, वो हर किसी स्कूल के हिसाब से वेरी करेगा, यानी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ पर दुनिया भर का डेटा साइट पर अपलोड है, जितने डेटा उठाना चाहो उठा लो भाई, इतने सारे डेटा है कि उठाते उठाते थक जाओगे। लिखा है यहाँ पर कि इसका जो ट्रेंड होता है वो स्टडीज वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, बोर्ड नहीं होता, आपको जा जाके चेक करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा नैरो होता है। नैरो मतलब भिड़ा हुआ, सिमटा हुआ, बहुत चपटा सा, छोटा सा, ठीक है, तो वो होता है नैरो। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो बहुत ज्यादा बॉर्डर होता है, बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है, उसको आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। हाँ, तो अब हमने पढ़ लिया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्स क्या होते हैं? पहला लिखा है एकेडमिक जर्नल्स। देखो अब मैं वो सोर्स बताने वाला हूं जहां से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये तो मेरे को आपको बताने पड़ेंगे, इसको स्किप नहीं कर सकते ऊपर वाले की तरह, ये इसलिए स्किप करें, ये सेम थे, इसको बताना पड़ेगा। देखो ये क्या है, एकेडमिक जर्नल्स क्या है, यानी कि आप अगर किसी भी जनरल आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से, किसी रिपोर्ट से, आप कोई मैगजीन से, लिटरेचर रिव्यू से, या कहीं ऐसे बुक्स वगैरह से जो डेटा कलेक्ट करते हो ना, रिसर्च नहीं करके आप कहीं ऐसी जगह से डेटा कलेक्ट करते हो, उसको बोला जाता है एकेडमिक जर्नल। दूसरा आता है गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है या जो स्टैटिकल्स होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और उसके बाद लिखा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गया। तो यहाँ से अगर आप कोई भी डेटा वगैरह कॉपी करते हो, जैसे पॉपुलेशन का डेटा हो गया, आपको ये बताना है हॉस्पिटल में आए दिन कितने मरीज आते रहते हैं, या किसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, या आपको इकोनॉमिक में ये जानना है कि कितने लोगों की इनकम 60,000 से ज्यादा है या 40,000 से ज्यादा है, इस डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो डेमोग्राफिक, एजुकेशनल,
मेडिकल, हेल्थ का डेटा। तो ये सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के डेटा होते हैं जिसको आप गवर्नमेंट साइट से इजीली एक्सेस कर सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो आज के टाइम पर ट्रेंड में है, ठीक है। उन ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज को लेकर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, आप सेकेंडरी वैल्यू वहां से जनरेट कर सकते हो, अपनी सेकेंडरी डेटा की टेबल को क्रिएट कर सकते हो। मार्केट में जो डेटा उपलब्ध है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेटा बोला है तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज का डेटा उठा सकते हो। पार्ले बोल दिया आपको, पार्ले की इंडस्ट्रीज है, पार्ले के बारे में साइट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर लिखा है ऑनलाइन डेटाबेस एंड रिपोर्ट्स, कह रहा है कि आजकल तो ऑनलाइन डेटा सेट जो है बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है डेटा सेट में जैसे सर्वे का रिजल्ट भी आते हैं, अचीवेबल इंफॉर्मेशन भी है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कि वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के डेटा भी अपलोड कर रखे होते हैं, साइट पर मिल जाते हैं बहुत ज्यादा। और इसी तरीके से जो JSTOR एक गूगल है, एक स्कॉलर है, यहां से जाकर आप अपने डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इजीली आप कहीं के भी डेटा को यूज कर सकते हो और प्राइमरी डेटा जो है उसको भी एक तरीके से आप सेकेंडरी में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको एक हॉलीडे होमवर्क मिलता है कि आप 50 लोगों से जाकर उनके बचपन के बारे में पूछ के आओ। अब आपको अच्छा लगेगा कि गर्मियों की छुट्टी में होमवर्क में दे दिया, अब आप किसी बूढ़े पे जा रहे हो, हाँ दादाजी अपने गर्मियों के बारे में बताना, वो दादाजी 2 शब्द के बीच में 6-6 घंटे का गैप ले रहे हैं बोलने हैं, अब आपको अच्छा लगेगा? और वो दादाजी जब बोलते हैं तो उनके मुंह से पान की पिचकारियां निकल रही है या बीड़ी का धुआं आ रहा है, तो आप उससे अच्छा क्या करोगे? आपको हॉलीडे होमवर्क ही तो दिया है, मैडम कौन सा जाके रिव्यू करने वाली है कि आपने कौन कौन से दादाजी से जाके पूछा, एक 60 वाला, एक 80 वाला, एक 90 वाला। मैडम ये थोड़ी देखती है, मैडम तो सीधा आंख बंद करके चेक करती है। गवर्नमेंट स्कूल की बता रहा हूँ, आंख बंद करके, बस सीधा आंख बंद करके ही चेक किया जाता है भाई, कोई चेक नहीं करता। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्यूशन वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों को कि भाई आपको 50 दादाजी से पूछने को बोला है ना, आप मेरे से पूछ लो, मैं 50 दादों के अलग अलग ओपिनियन बता के बताता रहूंगा, आप लिख लो, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा तो उसको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है, और ये सब चीजें कलेक्ट कर सकते हो सेकेंडरी डेटा, या फिर प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी बना सकते हो, जिस तरीके से अभी मैंने एग्जांपल दिया। अब मान लो अगला पॉइंट आ जाता है बुक एंड लिटरेचर रिव्यू। बुक एंड रिव्यू का मतलब क्या होता है, आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ सकते हो। आजकल बहुत सारी मार्केट में बुक आ चुकी है जो पब्लिश हो चुकी है, उसमें आपको आपके डेटा जो है वो आराम से मिल जाते हैं और करे कराए डेटा मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको इकोनॉमिक की जीडीपी को कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारी मार्केट में बुक है जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उन डेटास को कलेक्ट करके अपनी बुक्स में शामिल कर सकते हो, आप अपनी रिसर्च को वहां से दिखा सकते हो बना करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू का सहारा ले सकते हो। अब आजकल मान लो क्या चल रहा है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर मान लो आपको कोई भी मूवी देखनी है ना, हम उस मूवी से पहले हम उसके रिव्यूज चेक करते हैं। तो वही सेम चीज तो है यहाँ पे कि आप रिव्यूज देख लेते हो कि रिव्यूज अच्छे हैं तो मूवी देखेंगे, अदरवाइज मूवी को पेच मारो, स्किप करो, ठीक है, छोड़ो। और यहाँ पर इसी तरीके से होता है कि बुक्स एंड रिव्यू क्या करती है, हेल्प करती है डेटा रिसर्च करने में। आप किसी बुक को उठा लो, किसी रिसर्च को उठा लो, किसी मैगजीन्स न्यूज़पेपर में से डेटा कटिंग करके लगा लेते हैं हम, अपना होमवर्क ही तो पूरा करना है, कर लिया हमने, ठीक है। तो ये सारे इसके सोर्स होते हैं। अगला पॉइंट आता है चैलेंजेस इन डेटा कलेक्शन। भाई देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। बट जो पुराने न्यूज़पेपर क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द चांस है कि आ सकता है, क्योंकि चैलेंजेस तो हर बार आते हैं कि डेटा कलेक्शन अगर आप कैलकुलेट करने जाते हो, आप मेजर करने जाते हो, तो उससे रिलेटेड जो चैलेंज है वो बताओ कि कौन कौन से चैलेंज आते हैं। सिंपल सा चैलेंज है, एक तो गर्मी लगती है, बोल दो नहीं लगती। अगर आपको मैं बोलूं कि इतनी दोपहर में आपको 1000 लोगों के पास जाके अपने चैनल सब्सक्राइब करवाना है, आपका एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप जाओगे 2-3 के पास जाओगे ज्यादा से ज्यादा, फिर बोलोगे अरे यार 2-3 जनों ने मना कर दिया, बिजी थे, फोन ही नहीं निकाला जेब से सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप जाओगे नहीं जाओगे ना। तो इसी तरीके से जो चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो चैलेंजेस अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन रिस्पॉन्स। ये वो डेटा है जो नॉन रिस्पॉन्स है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो लिखा है पहला डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन समझते हैं क्या होता है, कह रहा है नॉन रिस्पॉन्स रेफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन रेफर करता है जहां पर हम फेल हो जाते हैं सर्वे करने में, इंटरव्यू करने में, क्वेश्चन करने में, और कुछ आंसर हमारे छूट जाते हैं। काफी बार पता है क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, विराट कोहली मान लो अपना कॉन्सर्ट करके निकल रहा है, या मान लो कोई भी अरिजीत सिंह अपना कॉन्सर्ट करके निकल रहा है, तो रिपोर्टर पहुंच जाते हैं, हेलो सर प्लीज फोटो फोटो इंटरव्यू, और वो बस हाय हेलो करके कार में बैठ के निकल जाते हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो ऐसे जो डेटा कलेक्ट होते हैं ना, जो आधे अधूरे होते हैं,
उसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि उनको पूरे तरीके से नहीं हुआ, वो नॉन रिस्पॉन्सिबल है, अभी उन पर और ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी बट वो नहीं हो पाई। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लिखा, अगला पॉइंट आता है रीजंस। अभी अगला पॉइंट है रीजंस, कहाँ गया भाई, अच्छा सैम्पलिंग एरर। हाँ, अगला पॉइंट है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, देखो सैम्पलिंग एरर के बारे में बता रहा है। सैम्पलिंग एरर अराइज द chosen sample does not adequate respectively the population being studied, the discrepancies can screw and related to incorrect conclusions, even the rest of data collection process executed perfectly। देखो सैंपल एरर मतलब होता है कि जब आप कहीं भी डेटा कलेक्ट करने जाते हो, उस डेटा कलेक्ट में आपको पूरी तरीके से सही जानकारियां नहीं मिल पाती, जैसे पॉपुलेशन को लेकर हो गया, और भी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं हो पाते। और जब आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते तो आप उस डेटा को कहीं भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा खराब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है सैंपल बेस और दूसरा होता है रैंडम सैम्पलिंग एरर। दोनों में फर्क होता है। देखो, एक होता है सैंपल बेस और दूसरा रैंडम सैम्पलिंग। इसके मेथड बता रहा हूँ, इसके टाइप होते हैं दो। सैंपल बेस का मतलब होता है एक ऐसे ग्रुप को खड़ा करो जिसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना हो। एक ऐसा ग्रुप को खड़ा करो जिसमें से आपने खड़ा तो करा है बट उस ग्रुप के पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, और आप अपने उस ग्रुप से कोई चीज उठा के चुन रहे हो जिस ग्रुप में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, तो उस डेटा के बेसिस पर बाकी सब डेटा को जज करना बिल्कुल इनएक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मान लो आपने एक हांडी में चावल पकाए, आपने एक दाना चावल निकाला, पकने के बाद उसको दबा के देखा वो कच्चा है, इट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि सारे चावल मेरे कच्चे हैं, है ना। तो वही वो कच्चे चावल होते हैं, जो कच्चे चावल होते हैं ना, वही वो इनएक्यूरेट पीपल्स होते हैं जो सिलेक्ट करे गए हैं सैम्पलिंग के लिए। उसको डेटा सैम्पलिंग बेस बोला जाता है। बेस मतलब होता है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है जिनको कोई आइडिया नॉलेज नहीं है। ठीक है, और उनके बेसिस पर हम उन सभी लोगों को जज करने वाले हैं जिनको नॉलेज भी है। तो आप गलत चीज में हाथ डाल रहे हैं ना, फिर तो ये हो गया। अगर मान लो आप मूंगफली लेने जाते हो, किसी रेडी पे खड़े हुए हो, आप हमेशा, आपकी आदत होती है, ये मेरी खुद की पर्सनल आदत है कि ये ह्यूमन, अब आप रिलेट कर पाओगे कि अगर मैं मूंगफली पे जाता हूँ, भाई मूंगफली कैसे थी, एक रेडी से मूंगफली उठाई, तोड़ के खाना चालू, भाई तोल दिया 1 किलो, एक और उठाई खाना चालू, भाई पैसे दे रहा हूँ मैं भी, निकाल रहा हूँ पेटीएम निकालने से पहले एक मूंगफली उठाई, तोड़ के खाना चालू, भाई पैक कर दिया, भाई पन्नी में रख दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब जाते जाते एक मूंगफली फिर रेडी से उठाई और चले गए। ये क्या हो रहा है यार, आप 4-5 मूंगफली उसकी वैसे ही चख चुके हो, है ना। और हम क्या कर रहे होते हैं, वो टेस्ट कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग देख रहे होते हैं। अगर मान लो उस मूंगफली में से हमने 3 मूंगफली उठाई, तीनों की तीनों खाली निकली, या तीनों की तीनों का स्वाद खराब निकला, या जली हुई निकली, हमें ये पता चल जाएगा कि रेडी के ठेले पर जितनी भी मूंगफली है वो सबका स्वाद खराब है और सारी खाली है, क्योंकि 2-3 मूंगफलियों के दाने से एक अंदाजा लग जाता है कि मूंगफली में जान है, मूंगफली में दाने हैं या नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज है, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, आप मान लो किसी फूले वाले की दुकान पे जाओगे, आप किसी कोई छोटा सा फल वगैरह की वाले की दुकान पे जाओगे, तो आप बोलते हो ना कि एक फल टुकड़ा थोड़ा चखूंगा मैं, तो काट के वो चेक कराता है आपको। मान लो तरबूज ले रहे हो तो वो काट के ना बीच में से चेक कराता है कि लो खा के देखो मीठा है या खट्टा है। अगर मीठा होता है तो आप लेते हो, नहीं तो आप कटवा के छोड़ जाते हो, ऐसे करते हो ना। तो भाई यही चीज तो होती है सैम्पलिंग, यानी कि आप सैंपल देख रहे हो, अगर वो टुकड़ा मीठा रहेगा तरबूज का तो पूरा तरबूज इट मींस मीठा है, आप उसको ले लोगे, नहीं तो वो मीठा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है सैम्पलिंग बेसिस। दूसरा होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि हम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, रैंडमली कोई भी चीज बोल देते हैं कि भाई 1 किलो तरबूज पैक कर दियो। तो ज्यादातर लड़के होते हैं ना, वो बार्गेनिंग वगैरह में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। लड़कों को लगता है कि भाई बार्गेनिंग करेंगे तो यार क्या इमेज रह जाएगी हमारी। अब धनिया के लिए लड़ रहे हैं, आंटी 5 रुपए की धनिया पैक कर दो और ज्यादा, तो इसलिए लड़के नहीं कराते ज्यादा, वो तो मम्मी बोल के भेज देती है कि धनिया फ्री में डलवाइयो। हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपए की धनिया लेंगे, घर जाके बोलेंगे मम्मी फ्री में धनिया डाली है। हम लोग फ्री नहीं लेते भाई। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं ना, जब मम्मी स्ट्रिक्टली बोलती है कि पैसे दे के मतलब ये फ्री में ही लेके आइयो, तब लेनी पड़ती है। और कभी कभी तो हम बोलते भी नहीं है, वो सामान दे रहा हम लेके चले जाते हैं, घर जाके बोल देते हैं मांगी थी उस पर धनिया ही नहीं थी। भाई लड़के बड़े सीरियसली होते हैं इस चीज को लेकर, लड़के बड़े नॉर्मल रहते हैं, रिलैक्स, मांगना नहीं है किसी से। हाँ सुनो, अब यहाँ पर क्या है जो मैंने बताया रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आंख बंद करके मैंने बोल दिया कि अपने से किसी ने बोला कि आप 1 किलो सब्जी ले आओ, मैं आंख बंद करके दुकान वाले को बोल दूं भाई 1 किलो टमाटर तोल दे। मम्मी क्या करेगी, खुद जाएगी तो मम्मी चेक करेगी, एक टमाटर निकालेगी, ऐसे देखेगी, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये है देखे ऐसे भरना है। और अगर हम जाएंगे उसकी जगह, मम्मी फ्री में धनिया और मारेंगे टमाटर के साथ, हम जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई 1 किलो टमाटर दे दे।
हम खुद छाटेंगे भी नहीं भाई, मैं नहीं छूता जाके टमाटर, मैं तो बोलता हूँ 1 किलो टमाटर दे दो, आप सही सही से चढ़ा देना बस देख के, वो खुद से सही सही से चढ़ा रहे होते दुकानदार, चढ़ा रहे। अब उसके बाद धनिया कैसे मांग लूं यार, मेरे को बड़ी शर्म आती है, धनिया कैसे मांग लूं फ्री में, तो मैं आंख बंद करके रैंडम सैंपलिंग करता हूँ वहां पे, यानी कि आपके ऊपर विश्वास है भाई, आप डाल दो मांग के, कभी कभार बहुत रेयर चांस है मैंने मांग के देख लिया, नहीं तो मैं 5 रुपए उसके भी दे देता हूँ, भाई ये लो 5 रुपए धनिया डाल दो, मम्मी को जाके बोल दूंगा फ्री में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रैंडम सैम्पलिंग यही होता है कि जहां पर आप किसी भी तरीके से दूसरे पे विश्वास करके रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हो। अब मैंने मान लो दूसरे पे विश्वास करके टमाटर ले लिए, घर जाके देखा तो टमाटर खराब निकले, अब वो मेरे को जो डांट पड़ेगी घर पे अलग, ठीक है। और अगर मम्मी ने बोल दिया इसको लौटा के आओ, ठीक है, तो वो चीज प्रॉब्लम लाएगी। मम्मी ने धनिया यूज कर ली, अब मैं घर पे आया, मम्मी को मैंने बोल दिया कि धनिया फ्री लाया था, मम्मी ने क्या करा, उस धनिया को यूज कर लिया और मेरे से बोला कि टमाटर खराब है, जब टमाटर चेंज करवाया, अब मैं टमाटर चेंज करने गया, अब मेरे तो 5 रुपए गए ना धनिया वाले, ठीक है, और वहां पे टमाटर चेंज करने के चक्कर में, और ये रिस्पेक्ट भाई लड़कों को थोड़ी ज्यादा लगती है कि अब चेंज कैसे करवाया जाए, ठीक है, होता है लड़कियों में भी है। सुनो अगला सिचुएशन आता है उसके बाद, थर्ड पॉइंट, बेस इन रिस्पॉन्स। बेस इन रिस्पॉन्स इसका मतलब होता है कि जहां पर हम बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि वो ऐसे लोगों के अकॉर्डिंग डेटा सेट कर लेते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, हम उन लोगों के अकॉर्डिंग, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमने बुलाया, हमने पूछा कि आप टीवी देखते हो, उसने बोल दिया मैं टीवी नहीं देखता, मैं टीवी वॉच ही नहीं करता। अब हम उस टीवी वॉच ना करने वाले पर्सन के बेसिस पर ये मान लें कि पूरी दुनिया टीवी नहीं देखती, क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने क्या करा, बेस कर दिया। बेस मतलब होता है कि हमने किसी ऐसे इंसान को चुन लिया अपने डेटा कलेक्शन के लिए, किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसको कोई नॉलेज ही नहीं उस चीज की, और उससे जाके पूछ रहे हैं और पूरी दुनिया को उसके बारे में जज कर रहे हैं, ठीक है। एक जैसे बोलते हैं ना काफी बार कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारी लड़की एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, एक के बेसिस पर सबको जज कर लिया जाता है, तो वो चीज गलत है। तो यहाँ पर वही बताया कि बेसिस के रिस्पॉन्सेज पर आपने अगर कुछ जज करा तो वो ऐसे इनएक्यूरेट होता है। जहां पर हम किसी के बिहेवियर को देख के जज कर ले, मान लो कोई एक आदमी है जिसका बिहेवियर है वो लोगों से गाली दे के बातें करता है, या किसी एक आदमी का बिलीफ ऐसा है कि अगर वो सुबह पूजा ना करे तो उसका दिन खराब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बिलीफ पर और उसके बेस पर, उसके बिहेवियर पर उसको जज करके हम पूरी दुनिया को बोल दें कि अगर एक आदमी है जो गाली देके बात करता है उसके बिहेवियर ऐसा है, आदत ही ऐसी है, हमारे नीचे वाली आंटी जैसे मकान मालकिन आंटी, तो इसी तरीके से मैं बोल दूं कि पूरी दुनिया ऐसी गाली देके बातें करती है, या पूरी दुनिया बिना पूजा करे बाहर जाएगी, सबका दिन खराब जाएगा। तो अब जो नहीं करते पूजा उनका तो फिर दिन बहुत भयंकर ही जाता होगा। भाई ये चीज गलत है ना बेसिस पर। तो बेसिस वही बोला है कि बेसिस के रिस्पांस पर डेटा को कलेक्ट करना बिल्कुल इनएक्यूरेट कहलाता है। ये चैलेंजेस खड़े कर देता है, फिर डेटा में एक्यूरेसी नहीं रहती, रिलेवेंट डेटा नहीं रहता, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद, टाइम एंड कॉस्ट कंसंट्रेशन। देखो टाइम एंड कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगता है, मैंने प्राइमरी डेटा में आपको बताया था, अगर आप प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो, आप जा जाके लोगों से सर्वे कर रहे हो, तो आपको इतनी गर्मी में, इतनी दोपहरी में जाना पड़ेगा, देखियो ये ऐसे करके पसीने टपक रहे होंगे माथे से, और फिर आप जाके पूछ रहे हैं यूं पसीना टपक के जा रहा है, हाँ जी आप लोगों के मार्क्स कितने आए हैं, अब वो बोले मेरे मार्क्स 30% आए हैं। एक तो गर्मी में वो भी खड़ा है सामने वाला पर्सन, उसकी भी झुलसी पड़ी है ऊपर से नीचे, आपकी भी झुलसी पड़ी है। अब भाई वहां पे आप जाके क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हो? तो यहाँ पर टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, काफी बार ना लोगों का मूड भी गर्म होता है। इंडिया में तो आजकल चलता है, दिल्ली में ऐसे ही है, लोगों का मूड गर्म है तो उल्टा भी बोल देते हैं कभी कभी, अरे जा ना तू अपना काम कर, क्यों मेरा माथा खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो टाइम एंड कंसंट्रेशन डेटा, जहां पर हमें पूरी तरीके से फेस टू फेस इंटरव्यू करके या सर्वे करके डेटा भी कभी कभी नहीं मिल पाता। वो इस वजह से क्योंकि काफी बार लोगों के इथिक्स अलग होते हैं, उनके मूड्स अलग होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग कर गया, आज मान लो आप डेटा दे रहे हो उससे और कल पता चलता है उसका मूड बदल गया, अब मूड बदल गया तो वो डेटा ही नहीं दे रहा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद, एक्सेस टू डेटा, यानी कि डेटा का जो एक्सेस है वो कॉन्फिडेंशियली रहना चाहिए। जो कंपनी होती है वो अपने प्रोप्राइटर का डेटा या अपने एम्प्लॉयज का डेटा वो कॉन्फिडेंशियली रखती है। स्पेशल सैलरी, अगर मान लो एक कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, हर एक की सैलरी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है काम के अकॉर्डिंग। अब लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है जब सैलरी बढ़ती है ये देखने में कि कितनी सैलरी किसकी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये चीजें कॉन्फिडेंशियली रखी जाती है जिसका एक्सेस कुछ ही लोगों के पास होता है, और इस तरह के डेटा को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि लोग किसी दूसरे इंसान से, किसी स्ट्रेंजर से वो चीज शेयर नहीं करना चाहते, और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। अभी मान लो आपके पास ही कोई रिपोर्टर है या मैं ही आपके पास आऊं, मैं आपसे हर चीज पूछूं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल जो ट्रॉमास रही है जो आपके माइंड में चल रहे हैं उनके बारे में, तो आप वो चीजें बता पाओगे जो आप रेगुलरली बेसिस पर नॉर्मल चिल होके बता सकते हो। आप कुछ ऐसे ट्रॉमा आपने फेस करे हैं कि आपको कोई छोड़ के चला गया, कि आपको कहीं किसी के डेथ के बाद बहुत बड़ा सदमा लग गया, और मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि कैसे लग गया, कैसे उनकी मौत हुई, तो आपको ट्रॉमा लगेगा ना, आप नहीं बात करोगे ना, उस जगह आप चुप हो जाओगे, आप बोलोगे यार मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे, आप
तो आपने इंटरव्यू बहुत सारे देखे होंगे ना, जहां पर एक्टर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि यार ये तो ऐसे बात कर रहा है, मेरे को सर बोल दिया यार, मैं इतना बड़ा हो गया, सीनियर हो गया, मैं नहीं बात कर रहा ऐसे, मैं इंटरव्यू ही नहीं दूंगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे जो लफड़े होते हैं ना, इन लफड़ों में एक्सेस होती है डेटा की, यानी कि आप कॉन्फिडेंशियली चीजें नहीं पूछ सकते और इस वजह से डेटा कभी कभी कलेक्ट नहीं कर पाते आप, ठीक है। अगला पॉइंट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एक्यूरेसी। इसमें डेटा एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि देखो चैलेंजेस यही है कि अगर आप ज्यादा के सर्वे कर रहे हो तो लोग अपने डेटा बताने से कॉन्फिडेंशियली कतराते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों को पूरे तरीके से सही और रेलेवेंट डेटा नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग एरर बोल सकते हो कि आपने कहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ रखा और सामने वाला गुस्से में आके आपका रिकॉर्डिंग में हाथ मार देता है और वो जाके टूट जाता है। अब रिकॉर्डर डिवाइस टूट गया तो आपके पास वो बच्ची कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है, आप वो सुना रहे लोगों को, तो वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, फिर आपने पूरी डेटा को छोड़ दिया है। फिर लिखा है मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, यानी कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसपे सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो गुस्सा हो जाता है आपसे क्वेश्चन सुन के। उसके बाद लिखा है कि आप टेक्निकल इश्यूज की वजह से डेटा को जो है पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। टेक्निकल इशू के कारण भी आजकल डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होते जब से टेक्निकल आया, ठीक है। आजकल हर दिन जो है लोगों के जैसे मूड स्विंग होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर नीचे आ रही है, इसी तरीके से लोगों के डेटा भी आगे पीछे हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, यानी कि लैंग्वेज एंड कल्चरल। मान लो आप किसी चाइना या रशिया जैसी कंट्री में इंडियन लोगों के बारे में पूछना चाह रहे हो कि इंडियन लोगों को कितना पसंद करते हैं चाइनीज लोग। आपको पता है इंडिया और चाइना की पहले ही नहीं बनती है, ठीक है, या इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बनती है। आप पाकिस्तान वाले में जाके पूछ रहे हो कि इंडिया वाले कैसे हैं, या इंडिया में जाके, या आप यूपी में जाके हमारे, है ना, जहाँ पर योगी सरकार चलती है, और आप यूपी में जाके पूछ रहे हो कि पाकिस्तान वालों को आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, तो ज्यादातर लोगों का जवाब ना में आएगा। तो यहाँ क्या होता है, एक कल्चर का बैरियर हो जाता है और एक लैंग्वेज का बैरियर होता है। लैंग्वेज तो हमारा गोली दूर की बात है, यहाँ पर एक कल्चरल का बैरियर हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, तो दोनों की आपस में नहीं बनती तालमेल, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्चरल बैरियर की वजह से भी आप काफी बार डेटा से मिस हो जाते हो, वो डेटा आपको अंडरस्टैंडिंग और रेलेवेंट तरीके से नहीं मिल पाता, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी करता है, ठीक है। और अगला पॉइंट आ जाता है उसके बाद इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न का मतलब होता है जहां पर एक पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनकी पर्सनल हार्म्स करा जाता है, अवॉइड किया जाता है, और वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर्सनल हार्म का मतलब होता है, अभी मैं आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाऊं अपने चैनल पे, मैं बोलूं आप लोगों का इंटरव्यू कराया जाएगा, आपको पढ़वाने के लिए दिया जाएगा, आपको टीचर की तरह रखा जाएगा, फिर मैं आपसे पर्सनल हार्म करने लगा, हाँ भाई कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपने यार ये गलत पढ़ा दिया, आपको तो नोट्स ही नहीं आते, इतने बड़े होके कैसे पढ़ा रहे हो आप लोग, मैं आपकी कमियां निकालने लग जाऊं, ठीक है, बजाय मोटिवेट करने के। तो ये क्या है, एथिकल इशू है, जहां पर आपका डेटा पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिस काम के लिए आपने रिसर्च रखी है वो काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपने एथिकली उसको हार्म कर दिया, ठीक है। और आपने क्या करा, उसके पर्सनल कंसेंट के बिना उससे इंटरव्यू करवा दिया, आपने बिना कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने वैसे लीक करके निकलवा दी और लोगों में बंटवा दी। अब वो क्या होगा, वो और ज्यादा ट्रोमा में पहुंच जाएगा उसको सुन के, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेटाज होते हैं, जो काफी बार न्यूज रिपोर्टर भी है लात खाते हैं, डांट खाते हैं, मगर वो गलत चीजों को भी रिकॉर्ड कर लाते हैं, तो वो चीज जो होती है वो इनएक्यूरेट डेटा में आती है। फिर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एक मिनट में ये चेक कर लूं कि आप लोगों को सही दिख रहा है, एक नंबर की क्वालिटी आ रही है भाई, हाँ। अब हम अगले पॉइंट पे आ चुके हैं, वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। देखो इसमें सिर्फ मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जैसे कि वेब सर्वे, मैंने आपको बता दिया वेब सर्वे क्या होता है। वेब सर्वे यानी कि आप वेब के थ्रू ऑनलाइन आप कैसे, इंटरनेट, आप ईमेल्स का यूज करके, आप फोन का यूज करके, आप व्हाट्सएप का यूज करो, स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का, इस तरीके से आप वेब का यूज करके जो सर्वे कंडक्ट कराते हो। मान लो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं डाल दूं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं जहां मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। अगर मैं ग्रुप में डाल दूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को देखना चाहते हैं कि मैं अगली मूवी को शूट करूं, या कितने बच्चे ऐसे जो नहीं देखना चाहते मेरे को मूवीज वगैरह में, या वो चाहते हैं मैं एजुकेशन में ही रहूं, तो इस तरीके से मैं सर्वे कंडक्ट करा सकता हूं, उसको वेब सर्वे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जस्ट लाइक इंटरनेट हो गया, जैसे इंटरनेट पे आजकल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है इंटरनेट पे, और पेटीएम है, और स्नैपचैट है, यूट्यूब है, और टेलीग्राम है। इस तरीके के जो सोर्स हैं, जो इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म से भी आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐप्स पर दुनिया भर के डेटा पड़े रहते हैं जिन पर कोई कॉन्फिडेंशियली बैरियर नहीं है, आप कहीं भी किसी को यूज कर सकते हो ऐसे डेटा।
तीसरा आता है थर्ड पॉइंट, बिग डेटा कलेक्शन। जब आप कोई भी बिग डेटा कलेक्शन करते हो तब उसमें डेली लाइफ जो जनरेटेड है, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि जो आपने अपने होश हवास में कैलकुलेट करा है, और अनस्ट्रक्चर जिसको आपको जिसने अनस्ट्रक्चर डेटा वो डेटा जिसको आपने किसी भंग पी के, है ना, भांग वगैरह पी के कलेक्ट करा है, तो वो डेटा वो अनस्ट्रक्चर में आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपने किसी थर्ड पार्टी से कलेक्ट कर लिए जिसका ना आपको सर पता है ना आपको पैर पता है, कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे डेटा को बोल सकते हैं जो भांग पी के बैठे हैं ना, जिसको बोलते हैं ना कि कोई डेटा प्रेजेंट करेगा कि यार भांग पी के डेटा बनाया गया, नशे में बनाया कि तुमने सारा डेटा गलत कर दिया, तो वो डेटा अनस्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जहां पर रैंडमली कुछ भी चूज कर सकते हो आप, कोई भी। ठीक है, अगली बार दूसरा अगला पॉइंट आता है उसके बाद ऑनलाइन फोकस ग्रुप। ये मैंने आपको बता दिया था, ऑनलाइन फोकस ग्रुप। आप ना जूम मीटिंग करवाओ, आप जूम मीटिंग करवाओ, उसमें क्या करो, ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं, जैसे आजकल MLM बहुत चल रहा था बीच में, MLM यानी कि 3x3 की एक ट्रायनोमेट्री जोड़नी है, यानी कि 3 को आप जोड़ो, आपके नीचे 3, आपके नीचे 3। कोई बिजनेस मॉडल नहीं है इनका, बस जोड़ना ही इनका काम है, वो जोड़ते ही रहो। तो ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप जो ऑनलाइन फोकस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने लोगों की पहचान करते हैं कि आप किन किन 3 लोगों को जोड़ सकते हो, फंसा सकते हो। ठीक है, MLM वालों में तो ये होता है ऑनलाइन। अगला पॉइंट आता है ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ऑनलाइन आजकल डिजिटल भिखारी बहुत ज्यादा देख पा रहे होंगे जो इंस्टाग्राम वगैरह पे है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कोई भी डेटा है ऑनलाइन तरीके से एक्सपेरिमेंट करके भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन एक QR स्कैनर डाल दिया, आपने बोल दिया कि इस पर मेरे को आईफोन लेना है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी ये आखिरी इच्छा है कि आईफोन आ जाए। आपने पेटीएम स्कैनर की फोटो खींच के एडिट करके डाल दी कि जो भी आपका मन करे 2, 4, 5 रुपए डाल दो। अब आपके रात तक आपको पता चलेगा कि 2, 4, 5 एक्चुअल में आ भी रहे हैं उतने पैसे या पैसे नहीं आ रहे। अगर पैसे आ रहे हैं तो इट मीन्स वो एक्सपेरिमेंट है, और अगर नहीं आ रहे तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगला आ जाता है ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट के बाद अगला, ये वेरियस मेथड वाला पॉइंट तो हो गया खत्म। लास्ट पॉइंट आ गया, सॉरी लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इन डेटा कलेक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एडवांटेजेस के तौर पर, और चैलेंजेस जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सारे चैलेंजेस। ठीक है, एक बार फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला लिखा है वाइडर रीच एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि डेटा है ना कुछ वाइडर रीच में होता है, और ये एक चैलेंजेस भी है, बेनिफिट भी है। अगर डेटा बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा तब आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप इजीली कोई भी ले सकते हो, और चैलेंजेस ये है कि आप कितना डेटा उठाओगे ये कैसे पता चलेगा। आपको जितना डेटा चाहिए उसके लिए एक आइडिया भी तो होना चाहिए कि कितना ठीक है, इतना बड़ा डेटा है, उसमें गोता मार के कैसे ढूंढोगे, तो वो चैलेंजेस आ जाता है। दूसरा कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि कभी कभी डेटा में कॉस्ट ज्यादा आ जाती है आपके ढूंढने में। आप डेटा ढूंढ रहे हो, आप रिक्शा ऑटो गाड़ी कर करके लोगों के घर घर जाके प्रचार कर रहे हो, या आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो मान लो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, तो आपके एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, और अगर आप ज्यादा के मिल रहे हो तो आपके रिक्शा और किराया भाड़ा उसका लग रहा है, जो किराया भाड़ा आप लगा रहे हो जो रिक्शा वगैरह बस वगैरह पे जाके, वो कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगा, फिर आपकी वो लागत ज्यादा कर देगा डेटा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है स्पीड ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ पर डेटा कलेक्शन की स्पीड जो है बहुत ज्यादा भी होती है, बहुत कम भी होती है। कम इसलिए काफी बार हमें 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं डेटा को कलेक्ट करते हुए, और काफी बार हमें डेटा चुटकियों में किसी ऑनलाइन साइट पे एक फॉर्मेट में मिल गया, उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है ऑटोमेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। ऑटोमेशन ह्यूमन एरर क्या होता है, काफी बार हम जो हाथों से डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं, हम लिखने में ध्यान नहीं देते, कोई नंबर हमने ध्यान से नोट नहीं किया। ऑटोमेशन क्या होता है, उसको करेक्टली, जो कंप्यूटर होता है वो इतना दिमागदार होता है, जैसे मोबाइल का कीवर्ड है, कीबोर्ड पे आप टाइप करोगे ना, जैसे कि मैरी क्रिसमस, तो मैरी की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आ रही होगी तो भी वो करेक्ट ही देगा। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके जैसे एल्विश यादव का सॉन्ग है, आप लिखो एल्विश यादव का सॉन्ग, आप वो एल्विश यादव के जितने सॉन्ग है दिखा देगा। आप उस पर एल्विश यादव का नाम नहीं जानते ना, आप लिखो तो यादव सॉन्ग, तो भी एल्विश यादव के सजेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है, आपके दिल की फीलिंग जानता है वो कि आप सजेस्ट क्या करना चाह रहे हो, बस आपने नाम नहीं बताया उसका, बस वो जानता है आप क्या सर्च करना चाह रहे हो, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। उसको ऑटोमेशन बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन एरर जो होती है उसको रिड्यूस करता है ऑटोमेशन। अब मैं लिख दूं सिस्टम पे सिस्टम बजा रहा छोरा जाट का, मान लो मेरे को नाम नहीं पता ना उस एक्टर का, ना मेरे को उस गाने का, बस मेरे को ये लाइन पता है कि मैंने अपने दोस्त से सुनी थी, सिस्टम पे सिस्टम बजा रहा छोरा बैठा रहा छोरा जाट का। मेरे को भाई गाना याद नहीं है, मेरे को उस पर जज मत करना, ऐसे गाने में सुनता ही नहीं। तो अब इस लाइन को मान लो मैं यूट्यूब पे डाल दूं कि सिस्टम पे सिस्टम बजा रहा छोरा जाट का सॉन्ग, बस इतना लिख दूं। अब जो भी सॉन्ग होगा, एल्विश का ब्रांड सॉन्ग जो होगा, वो सॉन्ग दिखा देगा ना कि देखो ये वाला सॉन्ग है, तो इसका मतलब है ऑटोमेशन हो गया, आपको पता नहीं फिर भी वो दिखा रहा है।
अगला पॉइंट आ जाता है उसके बाद डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है कि डेटा सिक्योर होते हैं, बट काफी बार डेटा की प्राइवेसी जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। तो इस तरीके से जो डेटा होते हैं वो चैलेंजेस के तौर पे आ जाते हैं। फिर आ जाता है चैलेंजेस ऑफ डेटा क्वालिटी। अब डेटा क्वालिटी कैसी है, चैलेंजेस आ जाता है कि डेटा क्वालिटी सही तो है ना, या गलत तो नहीं है। अगर डेटा क्वालिटी सही है तो ठीक है, अगर डेटा क्वालिटी खराब है या गलत है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला पॉइंट आता है डेटा कलेक्शन टूल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं वो टूल्स, क्या बोला मैंने, वो टूल्स जिससे डेटा कलेक्शन करते हैं, और ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट है वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन का मतलब होता है कि जहां पर आप आधी लाइन बोलो, किसी को एक वर्ड दे दो, उस वर्ड से वो क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो उसके अंदर से माइंड से बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फ्रस्ट्रेट हो बहुत ज्यादा, आप अपने बॉस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, और मैंने आपको वर्ड दे दिया कि आपको ना चलो वर्ड एसोसिएशन कराते हैं, मैं आपका दिल की बात जानना चाहता हूँ। तो दिल की बात को बाहर निकालने के लिए उस वर्ड का यूज किया जाता है। मैंने आपको वर्ड दिया बॉस। अब बॉस वर्ड जैसे आप सुनोगे और बॉस से फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि बॉस ने आपको छुट्टी नहीं दी 3 दिन के लिए। आपकी बीवी मायके जाना चाह रही है, उसने बोला कि आपको 3 दिन की बॉस से छुट्टी लेके ही आनी है, और आपको बॉस ने छुट्टी नहीं दी। आप फ्रस्ट्रेट हो कि बीवी वहां पर घर पे चिमटे से मारेगी। अब यहां पर आपको मैंने वर्ड दे दिया बॉस। अब आपके अंदर जो भी मलाल होगा सारा, वो एक भड़ास में बम की तरह विस्फोट करेगा बाहर। वो जो भड़ास है, जो भी फीलिंग है, जो थॉट है, वो क्या होगा मेरा, वही मेरा डेटा बन जाएगा। मेरे को तो डेटा चाहिए था ना, हो गया मेरा डेटा, बस हो गया। मेरे को समझ आ गया कि आपके इमोशंस क्या है, फीलिंग क्या, मैं नोट डाउन कर लूंगा, रिकॉर्डिंग कर लूंगा, और उसके लिए जाके बॉस को दिखा दूंगा और अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करवा लूंगा। मेरा तो यही काम है भाई। अगला पॉइंट आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि डम शरास खेलना। मैं आपको डम शरास खिलाऊंगा, मैं आधी लाइन बोलूंगा, बंदर क्या जाने आगे की लाइन कमेंट कर देना। अब आप बोलोगे अदरक का स्वाद, या बैंगन का स्वाद, या टिंडे का स्वाद। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, अब आप नीचे कमेंट में लिख देना कि कौन सी लाइन ठीक है। इसको ही तो बोला जाता है सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि डम शरास खेलो मेरे साथ। मैं सेंटेंस दूंगा आपको आधा, नाच न जाने आगे की लाइन कमेंट में लिख दो। एक और दे देता हूं, गई भैंस, कमेंट कर देना नीचे अगली लाइन। तो अगर आपने कमेंट में कंप्लीट कर दी उस लाइन को, यानी कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन बनाना आ गया, आपको समझ आ गया। इससे क्या होता है, इससे डेटा को कंप्लीट किया जाता है, यानी कि अपने मन में जो भी ख्वाहिश है ना, आप दूसरों को आधी आधी बता के उससे वो पूरी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आई के आगे 2 वर्ड ब्लैंक छोड़ दिया, अब मैंने बोला लिख दो। ये इस्तेमाल रोमांटिक लोग करते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, सुनो अगला पॉइंट आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग यानी कि यहाँ पर हम बोलते हैं चलो एक गेम खेलते हैं। यहाँ गेम खेल के हम डेटा को निकलवा लेते हैं। इससे गेम खेलते हैं कि मैं हूं बॉस, ठीक है, आप हो एम्प्लॉय, और ये जो फाइल है ना इसको नीचे टेबल तक छोड़ के आनी है। गेम खेलते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है भैया गेम खेलते हैं ऐसे करके। अब वो नीचे जाएगा, टेबल तक फाइल रख देगा। आपका काम यही तो था, आपको फाइल ही तो टेबल पे रखवानी थी, आपने फाइल रखवा दी टेबल पे। और रोल प्लेइंग से भी आपको अपनी डेटा की इंफॉर्मेशन बहुत बार मिल जाती है। आप मजाक में रोल प्ले करवाते हुए भी मस्करी में दूसरों से डेटा निकलवा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, थोड़ा सा शांत रहोगे। अरे बड़ा शोर मचाते हैं घर वाले तो मेरे, इनको पता ही नहीं है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ आज तक। पता नहीं कैसे इनको पता नहीं चलता, दुनिया जानती है, दुनिया भी नहीं जानती भाई। छोड़ो, यही तो प्रॉब्लम है। कह रहा है इन पर्सन सर्वे यानी कि आप पर्सनल जाके लोगों से बातचीत करो। ठीक है, आप लोगों से उनके हालचाल पूछ रहे हो, पर्सन से आप उनके सर्वे ले रहे हो, उनके इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हो। वो सारे डेटा कलेक्शन किस में आता है, इन पर्सन सर्वे में। अगला आता है ऑनलाइन वेब सर्वे। ऑनलाइन वेब सर्वे ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या आप जूम मीटिंग पे, या आप किसी गूगल मीट पे जाके ऑनलाइन उनसे कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है, आप बातचीत कर रहे हो, तो वो जो सर्वे हो गया, उनसे जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो भी एक तरीके का डेटा कलेक्शन हो गया। फिर आता है मोबाइल सर्वे। आप फोन के जरिए भी पूछ सकते हो। काफी बार होता है ना, कोई कंपनी वाले डेटा लेना चाहते हैं कि आपको कार्ड बनवाना है, क्रेडिट कार्ड या नहीं बनवाना, वो फोन कर देते हैं सीधा, हेलो सर मैं ICICI बैंक से पल्लवी बात कर रही हूँ, तो आपको अगर ये डेबिट कार्ड बैंक ऑफर कर रहा है, अगर आपको चाहिए तो इतनी लिमिट है, इतनी चीजें आपको एडवांटेजेस मिलेगी, आपको बनवाना है तो ले लो। तो वो क्या कर रहे हैं, फोन के जरिए, कॉल के जरिए अपनी बातचीत पहुंचा रहे हैं, और वो एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग नहीं है। तो फोन के जरिए भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अगला आता है ऑब्जर्वेशन, लास्ट पॉइंट। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है किसी को बस देखना, ऑब्जर्व करना, है ना। जैसे कि मान लो अभी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैमरा चल रहा है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अच्छे से अगर पढ़ाऊंगा तो आप लोग वीडियो देखोगे तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बोलोगे भाई बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, मेरा एग्जाम अच्छा गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो होता है एक काइंड ऑफ इंटरव्यू। जैसे मैंने डॉगी वाला एग्जाम्पल दिया था, डॉगी क्या कर रहा है पूरे दिन, एक नशेड़ी को देख रहा हूँ मैं पूरे दिन क्या कर रहा है, वो पीता है सोता है, पीता है सोता है।
ठीक है। अब बोलोगे सुसु पोटी, वो तो पैंट में हो जाती है, उसके लिए अलग से नहीं होता कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन करना। तो भाई सुनो, ऑब्जर्वेशन और ये सारे टूल्स मिलाकर आपके टूल्स कंप्लीट हो गए हैं डेटा कलेक्शन के। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ जी, तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है यहाँ पर खत्म हो गया। तकरीबन 1 घंटा लगभग हो गया वीडियो को और आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब अगर किसी को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आपके पास जब आएगी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैप्टर 7 में कल परसों डाल दूंगा। और हाँ, अब इसके हम 6 चैप्टर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। 50% जल्दी डाल दूंगा, 12 चैप्टर टोटल। और आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे जाकर आप 150 का प्राइस है नोट्स का, जाके मिनिमम प्राइस पे बाय कर सकते हो। ज्यादा प्राइस हम रखते नहीं है, रीजनेबल सा प्राइस है, जाके ले सकते हो। और जो बच्चे खुद से नोट डाउन करना चाहते हैं तो भाई ये पूरा चैप्टर था। अगर बुक खोल के देखोगे तो 40 पेज का चैप्टर है, पढ़ते पढ़ते नानी याद आ जाएगी। अगर बोर्ड पे देखोगे तो एक स्क्रीनशॉट लेना है, ये पूरा चैप्टर एक बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया और 1 घंटे में सब समझा दिया, खत्म बस चैप्टर, बस। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। टाटा बाय बाय, अब सी यू। अब आप इसको उतार लो आराम से। और हाँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह के ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ नहीं भाई, नोट डाउन कर लो।